नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। बाराबंकी में पुलिस की बाइक से कूदकर भागा अभियुक्त मेडिकल कराने गई थी। नगर कोतवाली पुलिस को दूर जाते ही सिपाही ने अभियुक्त को धर दबोचा। कानपुर देहात पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। गैंगस्टर्स के मामले में फरार चल रहा 15,000 का इनामिया चढ़ा पुलिस के हत्थे। अभियुक्त के खिलाफ जनपद में दर्ज किए गए कई मामले। प्रतापगढ़ में आग के शोले में तब्दील हुआ ट्रांसफार्मर। मुख्य पावर हाउस के ट्रांसफार्मर में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। मौके पर मौजूद लोग आग बुझाने में जुटे। 3 दिन से जिले में बंद है विद्युत आपूर्ति। कानपुर देहात के सिकंदरा थाना परिसर में चेकिंग अभियान के दौरान बरामद हुई अवैध शराब। पुलिस ने किया है डिस्पोज नियमों के आधार पर किया गया अवैध शराब को नष्ट। कानपुर देहात में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला की पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला का गाली गलौज करते हुए ऑडियो वायरल। अनिल शुक्ला और मैथा सोसाइटी सचिव के बीच बातचीत का ऑडियो बताया जा रहा है। बिजनौर में बिजली कर्मचारी की हड़ताल का दिखा असर। बिजली पानी की हुई भारी किल्लत। व्यापारी और आम जनता हुए त्रस्त। बीते दिन से किसान यूनियन कर रहे हैं प्रदर्शन। अमेठी में ईवीएम सुरक्षा में तैनात सिपाही ने नशे की हालत में राइफल से छत पर जाकर चलाई गोली। परिवार से बात न होने पर चलाई गई गोली। फायरिंग में बाल बाल बचे हैं ईवीएम सुरक्षा में तैनात जवान। कानपुर में मामूली विवाद को लेकर दबंग प्रधान ने बेटों के साथ मिलकर युवक को जमकर पीटा। दबंग प्रधान को नहीं रहा पुलिस का खौफ। लाचार ग्रामीण बने रहे मूक दर्शक। पीड़ित ने कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई। रायबरेली में सैकड़ों बच्चों का भविष्य हुआ है अंधकारमय। बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते कॉपी किताब और ड्रेस के लिए बच्चे हुए मुहाल। बच्चों को स्कूल में नहीं मिल पाया दाखिला। आगरा पुलिस कमिश्नर के थाना लोहा मंडी में संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने पकड़ा है अवैध शराब की तस्करी के लिए जा रही कंटेनर से करीब 25 लाख की शराब बरामद। आंबेडकर नगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले हैं हाशिए फावड़े और लाठी डंडे। सहारनपुर में सहकारी समिति चुनाव में चुनाव अधिकारी ने नहीं गिने वोट। धरने पर बैठे ग्रामीणों का आरोप। एक पक्ष के पास ज्यादा वोट होने के बावजूद भी नहीं घोषित किया गया विजेता प्रत्याशी का नाम। अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। डेयरी वाहन ने मारी है ऑटो को टक्कर में ऑटो पलटा। 1 दर्जन से ज्यादा सवारी घायल। राहगीरों की मदद से घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। कन्नौज में गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी पर पलटा आलू से लदा ओवरलोडेड ट्रक। हादसे में एक सिपाही की मौत, 2 घायल। धंसी सड़क बनी है हादसे का कारण। अलीगढ़ में माहौल खराब करने की कोशिश। कब्रिस्तान पर बाउंड्री वॉल कराए जाने को लेकर हंगामा। सपा और बीजेपी के नेताओं ने किया हंगामा। 2003 में इसी स्थान पर बाउंड्री लगाने को लेकर दोनों समुदाय के बीच हुआ था हिंदू मुस्लिम दंगा। बरेली में घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची से हुआ दुष्कर्म। दरिंदे ने चॉकलेट दिलाने के बहाने ले जाकर मासूम को बनाया हवस का शिकार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज मेरठ में कहा है कि मैं किसान की बेटी हूं। 25 साल तक मैंने भी खेतों में काम किया है। वहीं सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित हुनर से रोजगार प्रदर्शनी के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने ये कहा है। उन्होंने हुनरमंद किसान महिलाओं से बातचीत करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने बेटियों की तारीफ करते हुए कहा कि आज वे हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं।
और वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे हैं। उन्होंने यहां पर रामलला के दर्शन के बाद राम जन्मभूमि पथ का निरीक्षण किया। इस दौरान यात्री सुविधाओं को लेकर सीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत की है। इसके बाद सीएम अयोध्या एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। और मेरठ के हस्तिनापुर जम्बूद्वीप में चले 3 दिवसीय कृषि संगम में आज आखिरी दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रासायनिक खेती छोड़कर गौ आधारित खेती अपनाने की उन्होंने बात कही है। खेती का यह परिवर्तन देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आवश्यक उन्होंने बताया है। पूरे भारतवर्ष के लिए आवश्यक है कि भारतवर्ष का मतलब पूरी दुनिया के लिए खेती की हमारी यह परंपरा 1000 सालों से चली आ रही है। और यूपी में 72 घंटे के सांकेतिक हड़ताल को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से वार्ता के बाद विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि शैलेंद्र दुबे ने बताया कि वार्ता के दौरान ऊर्जा मंत्री ने संघर्ष समिति के साथ पिछले साल दिसंबर में हुए समझौते को लागू कराने का आश्वासन दिया था। साथ ही आंदोलन के दौरान बिजली कर्मचारियों के खिलाफ बर्खास्ती, गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई को वापस लेने का आश्वासन दिया गया है। विद्युत कर्मचारियों के संगठनों का, विशेष रूप से संघर्ष समिति का ये आंदोलन खत्म करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने कर्मचारी मित्रों को तुरंत निर्देशित करें कि अपने अपने काम पर वो वापस लौटें और विशेष रूप से जिन जगहों पे विद्युत आपूर्ति बाधित है उन जगहों पे जाकर के, चाहे फीडर हो, चाहे सब स्टेशन हो या अन्य कोई संस्थान हो, उन जगहों का तुरंत वो नियंत्रण ले लें और तुरंत जनता की सेवा में लग जाएं। मैं एक बार फिर से संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्या आश्वासन दिया गया? विद्युत संघर्ष समिति ने हमारे साथ पिछले कई महीनों में कई राउंड बातचीत किया है। उन बातचीत में थी 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल थी और मुख्य मांग हमारी यह थी कि समझौते का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने और हमारी कुछ मांगे भी थी, जैसे ओबरा अनपारा में नए बिजली घर हमें दिए जाएं, ट्रांसमिशन का निजीकरण न किया जाए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि समझौता और मांगे दोनों पर वार्ता करके सार्थक कार्यवाही की जाएगी। और जो अभी इस आंदोलन के फलस्वरूप कार्रवाइयाँ हुई थी, निलंबन की, निविदा संविदा कर्मचारियों को निकाले जाने की, FIR की, वह आपके सामने माननीय ऊर्जा मंत्री घोषणा करके गए हैं कि उनको वापस लेने का निर्णय लिया गया है और पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को निर्देश दे दिए गए। पूर्व में समझौता हुआ था, उस समझौते को मान लिया गया है जो पहले दिसंबर में हुआ था। अभी तो कहा मंत्री जी ने आपके सामने कहा। सर, लेकिन आप फिर 3 दिसंबर के समझौते पर ही पहुंचे, उस समय लिखित हुआ था। आज भी यही बात हो रही है कि उसी समझौते को नहीं, देखिए, मंत्री जी ने कोई मांगे तो अभी पूरी नहीं हुई। नहीं, मंत्री जी ने घोषणा कर दिया कि उस पर कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी ने तो लिखित किया था, पिछली बार तो भी नहीं माने, इस बार क्यों? देखिए, यह सांकेतिक हड़ताल थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति सम्मान रखते हुए, माननीय ऊर्जा मंत्री जी के प्रति सकारात्मक रवैयों को और खास करके माननीय उच्च न्यायालय के प्रति सम्मान रखते हुए हमने इस सांकेतिक हड़ताल को एक दिन पहले वापस किया। दुबे जी, कोई समय निर्धारित करा गया है जब तक आप सब निर्धारित बताएंगे वो समय? आप लाइव देख तो रहे हैं? नहीं, जब निर्देश उन्होंने दे दिया है तो कार्रवाई कोई एक एक बिंदु पर होगी। हमने कहा कुछ मांगे भी थी हमारी, उन्होंने उन मांगों को भी जोड़ लिया। अभी तक तो कोई समझौते की बात नहीं। और वे ताज नगरी आगरा पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सपा प्रमुख पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अस्तित्व खो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा और अखिलेश की साख अब यूपी में नहीं बची। नितिन अग्रवाल ने कहा कि अखिलेश बंगाल में जाकर कौन सा फ्रेंड बनाएंगे ये तो वही जाने, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों में उनकी पार्टी के लिए कोई स्पेस नहीं है। आबकारी की नीति आ चुकी है और आबकारी एक राजस्व देने का विभाग है। उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व देता है और एक बड़ा राजस्व उत्तर प्रदेश सरकार को मिलता है। हम लोग का लक्ष्य राजस्व भी है और साथ ही साथ जो कच्ची शराब बनती है जिससे कभी कभी लोगों की जानें भी जाती हैं, उसको रोकथाम करना है।
उस पर कार्रवाई करनी है। और मैं आपसे आज कह सकता हूँ कि मार्च से जब से हमारी सरकार बनी है तब से आज तक एक भी ऐसी कोई घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। हमने उसमें रोकथाम करी है और लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई विभाग करता आ रहा है, करता चल रहा है। हमें जहाँ जहाँ जानकारी मिलती है कि ऐसी कोई गतिविधि हो रही है, हम लगातार FIR कराते हैं और लोगों को बंद करते हैं। और उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन वापस लिया और इसके लिए हम उनको बधाई देना चाहते हैं, लेकिन सरकार प्रयास जरूर करेगी कि आने वाले समय में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और ऐसे आंदोलन की स्थिति पैदा ना हो। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, देश के किसी हिस्से में जाकर करें, उससे हम लोगों को क्या एतराज हो सकता है, इस पर क्या हम लोग टिप्पणी करें। और सच कहिए तो उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ जमीन बची है, और ये तथाकथित समाजवादी आज समाजवाद की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं, समाजवाद को नए तरीके से परिभाषित करने की ये कोशिश कर रहे हैं। और गोरखपुर में गैलेंट फाउंडेशन के सौजन्य से नेह निर्झर काव्य संध्या का आयोजन यह किया गया। कवि भगवान केशव की अध्यक्षता में आयोजित इस कवि सम्मेलन में शुरुआत भोपाल की कवित्री रश्मि मिश्रा की वाणी वंदना से हुई है और वहीं दिल्ली से आए कवि विवेक कविश्वर ने भी अपनी कविताएं सुनाकर माहौल में श्रृंगार का रस भर दिया है। इस दौरान कवित्री अर्पणा अंजन ने अपनी कविताएं सुनाकर लोगों की जमकर वाहवाही लूटी। यही नेह निर्झर स्नेहिल काव्यधार। अपना परिचय। मैं मधु अग्रवाल, गैलेंट परिवार से मधु अग्रवाल संयोजिका इसकी, ठीक है। इसमें इस संध्या में काव्य, भजन, गज़ल, साहित्य की इतनी विधाओं का यहाँ समागम है जो कि अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग का यही उद्देश्य है इसको बढ़ाने में कि थोड़ी नई पीढ़ी इसमें जुड़े। और इसको साकार रूप दिया गैलेंट फाउंडेशन की मधु अग्रवाल जी ने, इसको आयोजक बन के इस कार्यक्रम का। तो ये कार्यक्रम आज ये रूप लेके चल रहा है। कहाँ से कवि और कवित्री? इसमें बिलासपुर से आई हैं, भोपाल से हैं, दिल्ली से, बेंगलोर से एंड कानपुर से और लोकल गोरखपुर के लोग हैं। इस तरह करके सारे हमारे कवि लोग आए हैं। आज क्या कुछ होली मिलन समारोह भी है क्या इसी के? ये होली मिलन का ये नेह निर्झर काव्य संध्या, यानी कि हम प्रेम को बरसाते हैं और प्रेम के विभिन्न रंग हैं। उसमें होली भी आती है, दिवाली भी आती है और हमारा देश प्रेम भी है, हमारा राष्ट्र प्रेम। हम प्रेम नेह निर्झर प्रेम संध्या का मतलब ये हम सब सेलिब्रेट करेंगे। और वहीं ब्रह्म सागर संगठन के पहले वार्षिक समारोह में आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ जी महाराज कश्मीर ने की है और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्म सागर संगठन के अध्यक्ष रिटायर्ड IAS कैप्टन SK द्विवेदी ने किया है। कैप्टन SK द्विवेदी ने बताया कि संगठन का उद्देश्य देश में सनातन धर्म के सभी संगठनों को एक मंच पर लाना है और वहीं इस दौरान संगठन की तरफ से एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। देखिए, ब्रह्म सागर का उद्देश्य ये है कि हम समस्त सनातन को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एक अच्छा सुसंस्कृत समाज बन सके। हमारा प्रयास बहुत छोटा है, चींटी का प्रयास है, लेकिन ऐसे ही सभी लोग अगर प्रयास करेंगे तो एक अच्छा भारतवर्ष बन के आएगा। जो हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति थी वो उभर के आएगी, तो धीरे धीरे इस समय कमज़ोर होती जा रही है। और वह धर्मनगरी मथुरा की धार्मिक संस्कृति और यहाँ की कलाओं के साथ तीर्थ स्थल पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार और मथुरा जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है और इसीलिए मथुरा के जुबली पार्क स्थित मुक्ता आकाशीय रंग के ओपन थिएटर में ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने 5 दिवसीय रंगोत्सव का आयोजन किया है जो कि 17 तारीख से 21 तारीख तक चलने वाला है, जिसमें आज देश भर से आए 200 कलाकारों ने हिस्सा लिया है। वहीं इस उत्सव में मुंबई, राजस्थान, पूर्वांचल और भोजपुरी के साथ ही ब्रज के भी कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं।
केंद्र है और जहाँ संगीत की नगरी, कृष्ण की नगरी, श्यामा जी की नगरी, वहाँ तो हर प्राणी अति प्रफुल्लित होते ही हैं। और आज मुझे अवसर मिला है मथुरा की नगरी में आकर संस्कार भारती के महेंद्र के तले भवई नृत्य करने का। मैं भवई नृत्य करता हूँ तो करीब ब्रज तीर्थ विकास परिषद उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग पिछले 5 वर्षों से लगातार यहाँ पे रंगोत्सव का आयोजन कराता आ रहा है होली के अवसर पर। और इस बार जो है इसको थोड़ा सा वृद्ध रूप देते हुए मथुरा में ये ऑडिटोरियम बनाया गया है, मुक्ताकाशी रंगमंच, इसको आप देख रहे हैं काफ़ी विशाल है। और इसको और पहली बार जो है हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर ये आयोजित करवाया है। 5 दिवसीय कार्यक्रम ये हो रहा है रंगोत्सव के अंतर्गत ही। 2 दिन इसमें 17-18 कार्यक्रम हो चुका है, अभी 3 दिन का कार्यक्रम और है शेष। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं। इस दौरान वे अपने ऋषिकुल आयुर्वेद विश्वविद्यालय के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी में शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और योग गुरु बाबा रामदेव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। दवा को शरीर अडॉप्ट नहीं करता है। 37 ट्रिलियन सेल्स, जब भी कोई आप आयुर्वेद की दवा लेते हैं, हमारे पाचन तंत्र से लेकर के दवा के विरुद्ध संघर्ष करते हैं, क्योंकि शरीर की एक एक कोशिका में 1,95 करोड़ 8,53,127 वर्ष पुरानी जो हमारी गौरवशाली परंपरा है, हमारी जीन्स की मेमोरीज में करोड़ों वर्षों पुरानी स्मृतियां हैं। जैसे ही कोई एलोपैथी की दवाई जाती है, बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है, उसको फॉरेन मटेरियल मानकर के उसके साथ संघर्ष करती है। जो एलोपैथी के डॉक्टर एंड साइंटिस्ट हैं वो जानते हैं अच्छे से इस बात को। तो मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूं, वैसे जो आदरणीय माधवन जी ने कहा कि आयुर्वेद में भी एक वेटरनरी कॉलेज क्यों नहीं होना चाहिए, मैं वैसे बता देता हूं और मैंने तो प्रयोग किया है। और अभी भी हम अपने सारे गायों का, करीब 2000 हमारी गायें हैं, गायों को बुखार हो जाता है तो हम उनको चिरायता, कुटकी, गिलोय, करंज, इन्हीं का काढ़ा पिला। और वहीं देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विभिन्न दलों से जुड़े नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता लेने का काम किया, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी का बीजेपी में स्वागत भी किया है। तो वहीं महेंद्र भट्ट का कहना है कि वो बीजेपी देखिए, मैंने जो प्रारंभ में घोषणा की थी, अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों के बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो बूथ के अध्यक्ष हैं, उनको हम ज्वाइन करा रहे हैं। तो बड़ी संख्या में आज भी विभिन्न दलों के जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनको हम ज्वाइन करा रहे हैं। और गंगोली हाट से हमने प्रारंभ किया था, तो उसका दूसरा चरण है और बहुत जल्दी ये हम प्रत्येक जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को मिलेंगे। और कांग्रेस के बूथ के जो कार्यकर्ता जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको हम शहर से उनके लिए हमने कारपेट बिछा रहे, उनको हम स्वागत करें। और देहरादून में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, ममता राकेश, अनुपमा रावत सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त वर्ष 2023 और 24 बजट पर सरकार को जमकर घेरा गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति में 5 दिन का बजट सत्र यह तय हुआ था, लेकिन समय से पहले ही सत्र को समाप्त कर दिया गया। और वहीं भगत सिंह कोश्यारी बागेश्वर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कार्यक्रमों में शिरकत की है। और कार्यक्रम के दौरान भगत सिंह कोश्यारी बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। और पार्टी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह कोश्यारी का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कोश्यारी ने कहा कि 4 साल के अंदर उत्तराखंड को अपने पांव पर खड़ा करने के संकल्प के साथ मैं बीजेपी के हर एक कार्यकर्ताओं के साथ भेंट और बातचीत कर रहा हूं। देखिए, where there is a will, there is a way। जहाँ चाह तहाँ राह। मैंने कहा बंदर आता है तो कंटर बजाओ। मैंने आज से 3 साल पहले
4 साल पहले मेरे मनोज साहब को इसमें गलती से इधर से उधर लड़ गए थे किसी पार्टी से, नैनीताल के, रामगढ़ के, उन्होंने सेव की जगह सब लोगों ने आड़ू लगाना शुरू किया, आड़ू के बगीचे बगीचे। मैंने कहा यार इतने तेरे आड़ू बंदर नहीं खाते हैं क्या? बोला दाजू, बोले जहाँ एक पेड़ में बंदर दिखा तो एक ने कंटर बजाया, सब कंटर बजाने लगते कनिस्टर, तो सब के सब भाग जाते हैं। तो ये क्या होता है? अभी मुझे मेरा भाई बता रहा था गांव में, बोले दाजू यहाँ पहले क्या होता था, बोले हमारे यहाँ जब जैसे बंदर कोई दिखाई दिया तो बोले हमारे त्रिलोक सिंह चाचा और पिताजी जो है वो वहाँ रामगंगा के नीचे वहाँ किनारे पहुँचा देते थे उनको ऐसे भगा करके। और नैनीताल में सरकारी विभाग ही बिजली विभाग का करोड़ों रुपए दबाए बैठे हैं और वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले ही मार्च में अब बिजली विभाग ने बड़े बकायेदारों से बकाया वसूलने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। वहीं अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने बताया कि जिले में सरकारी और गैर सरकारी पर 41 करोड़ रुपए बकाया है। अभी वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें अप टू दी फरवरी मंथ में जो हमारे पास बकाये की स्थिति है उसमें गैर सरकारी श्रेणी में हमारे पास लगभग 29 करोड़ का बकाया है और सरकारी श्रेणी में हमारे पास लगभग 12 करोड़ का बकाया है। इस प्रकार से जिले में लगभग 41 करोड़ रुपए का कुल बकाया है और हमने अभी 1 मार्च से अपना सघन वसूली अभियान चला रखा है। तो उस अभियान के तहत अब तक हम लगभग 16 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं और लगातार हमारा संयोजन विच्छेदन की कार्रवाई भी चल रही है। और आपके माध्यम से मेरा सम्मानित उपभोक्ताओं से ये अनुरोध भी रहेगा कि वो अपने बिजली के जो बकाया बिल हैं उनको जमा करा दें ताकि उनको भी विद्युत विच्छेदन की असुविधा से दो चार ना होना पड़े और हमारे स्टाफ का भी एनर्जी उसमें ना लगे और हम बेहतर विद्युत आपूर्ति की तरफ फोकस कर पाएँ। और जहाँ तक इस वित्तीय वर्ष में हमारे रेवेन्यू रियलाइजेशन के परफॉर्मेंस का सवाल है तो पिछले साल के कंपैरिजन में अगर इस साल हम कंपेयर करें तो हमारे जनपद में लगभग 13% बिजली की खपत में इजाफा हुआ है। और वे हल्द्वानी नगर निगम इस वित्तीय वर्ष में हाउस टैक्स वसूलने में कुछ धीमा सा नजर आ रहा है। मार्च का महीना यह खत्म होने वाला है लेकिन अभी भी नगर निगम हाउस टैक्स पूरा नहीं वसूल पाया। मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि उन्होंने कर्मचारियों को हाउस टैक्स वसूलने में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन लोगों ने हाउस टैक्स नहीं दिया उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हालांकि वसूली अभी लक्ष्य से 20% पीछे है। गौरतलब है कि हल्द्वानी नगर निगम हाउस टैक्स से सालाना 3.5 करोड़ रुपए राजस्व वसूलता है लेकिन इस बार हाउस टैक्स वसूलने में नगर निगम कुछ ढीला सा नजर आ रहा है। हमारा जो हाउस टैक्स की वसूली है वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप अभी नहीं है। हमने इस महीने में सबको शुरू से ही नोटिस देना शुरू कर दिया था, उससे हमारा बढ़ा भी है लेकिन फिर भी अभी हम लक्ष्य से करीब 20% पीछे हैं। हमारा प्रयास होगा कि 90% ऊपर हम ले जाएं। कितना टारगेट था? टारगेट तो हमारा करीब 3.5 करोड़ के आसपास जो हमारा एनुअल टारगेट है वही हमारा टारगेट है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।